सम्पूर्ण मिडियामा स्वागत छ। यतिखेर मसँग हुनुहुन्छ मिलियन्स भ्युज नामक बलिउड मुभीको डाइरेक्टर र साथमा कलाकार हुनुहुन्छ। साथमा हाम्रो डाइरेक्टरको परिचय गर्नु पर्दाखेरि अंशु सेना र सिद्धि जयसवाल हुनुहुन्छ। उहाँहरूको फिल्म यही 19 डिसेम्बरमा नेपालमा प्रदर्शनमा आउने क्रममा छ। आज हामी यिनै विषयमा रहेर यसै उहाँहरूको सिनेमाको विषयमा रहेर केही कुराकानी गर्नेछौँ। उहाँलाई स्वागत गर्छु। आप दोनों को दिल से नेपाल में स्वागत। थैंक यू सो मच सर। बहुत ही अच्छा लगा और बहुत ही अच्छा लग रहा है नेपाल आकर भी। और बहुत ही वार्म कंट्री है, बहुत ही रिस्पेक्टफुल कंट्री है, काफ़ी अच्छा कल्चर है यहाँ का, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। और हम लेकर आ रहे हैं हमारी फिल्म 19 दिसंबर 2025। मिलियन व्यूज़ है हमारी फिल्म का नाम। एंड काफ़ी एक्साइटेड है हम हमारी फिल्म को यहाँ लेकर आए हैं। हम अपनी फिल्म को एक पर्पस के साथ नेपाल लेकर आए हैं और ये एंटरटेनमेंट के साथ साथ आपको एक बहुत ही अच्छा हीलिंग देगी फिल्म। तो बहुत ही मज़ा आने वाला है आपको ये फिल्म देखकर। सो हम लोगों का जो मेन पर्पस है इस फिल्म को, तो लोगों को बचाना, जो लोग एडिक्शन में जा चुके हैं, जो लोग मेंटल हेल्थ से जूझ रहे हैं, लोग बात नहीं करना चाहते इस टॉपिक पर, और लेकिन इंटरनली लोग इतने डैमेज हो रहे हैं इन सारी चीज़ों की वजह से। और इस फिल्म का पर्पस ये है कि सुसाइड रेट्स बढ़ रहे हैं। अभी जैसे नेपाल की न्यूज़ में भी देखा गया कि 7,000 यंगस्टर्स बोल लो और बाकी लोग बोल लो, मेंटल हेल्थ की वजह से, एंजाइटी डिप्रेशन में जाने की वजह से सुसाइड कर रहे हैं वो। सो व्हाई दैट इज़ हैपनिंग, उसके पीछे का रीज़न जानने की हम कोशिश क्यों नहीं कर रहे हैं। वो लाइफ मैटर करती है। और एज एन आर्टिस्ट मिलियन व्यूज़ की जो पूरी टीम है ये कॉज के लिए खड़ी है। और इस सिनेमा से एक आर्टिस्टिक वे से हम इस पूरे सोसाइटी में एक बदलाव लाना चाहते हैं और लोगों को बताना चाहते हैं कि सुसाइड इज़ नॉट द ऑप्शन। आप प्लीज़ जाइए, आप सेशंस लीजिए मेंटल हेल्थ के लिए। और लोग बहुत से बार ऐसे हो जाता है कि घबरा जाते हैं या फिर सोचने लगते हैं कि यार अगर मैं ऐसे बोलूँगा कि मैं मेंटली इल हूँ या फिर मैं किसी चीज़ से जा रहा हूँ, तो सामने वाला शायद हमें जज कर देगा या फिर बोलेगा अरे कुछ भी बात कर रहा है। बट इंटरनली वो इंसान इतना डैमेज हो चुका है और इतनी सारी लाइफ में प्रॉब्लम्स चलती है, लोग करप्शन से जा रहे हैं, पॉवर्टी से जा रहे हैं, ब्रेकअप्स हो जाता है बहुत ही अर्ली स्टेज में। आजकल देखोगे 14 से 15 साल के बच्चे दारू, सिगरेट, पोर्नोग्राफी, और पोर्नोग्राफी का आप जो अगर ये देखोगे स्क्रीन टाइम देखोगे सर, तो ये 4 to 5 आवर्स का स्क्रीन टाइम है पर डे का, विच इज़ अ वेरी बैड नंबर। एंड जिसकी वजह से वुमेन ट्रैफिकिंग, और उसकी वजह से वुमेन ट्रैफिकिंग इतना ज़्यादा बढ़ गया है। और वो मासूम लड़कियों की क्या गलती है? उनकी कोई भी गलती नहीं है यार। आप उनको ट्रैप करके इतनी सारी गलत चीज़ें हो रही उनके साथ। और हम इस सिनेमा के माध्यम से हम उन छोटी छोटी बच्चियों को बचाना चाहते हैं जिनकी कोई गलती नहीं है। माँ बाप बेच देते हैं उन लड़कियों के लिए, उन लड़कियों को। और पता नहीं वो माँ बाप की भी क्या परिस्थिति होगी जो इतना बड़ा डिसीजन अपनी बच्चियों को बेचने का। तो इस सिनेमा से हम वो सारी चीज़ें कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये सिनेमा काफ़ी स्ट्रॉन्ग होने वाला है और काफ़ी इम्पैक्टफुल सिनेमा है। सो यस, सभी को देखना चाहिए, प्लीज़ जाइए और मिलियन व्यूज़ देखिए। और हम लोग सब वेट कर रहे हैं आप सभी लोगों के प्यार का। आप इस फिल्म का डायरेक्टर हैं, इस फिल्म का जो स्टोरी को कैसे जो चलाया था, कैसे लिखा, कैसे जो प्रेजेंटेशन किया, उसमें आपको बहुत महत्वपूर्ण भूमिका में है जी। तो ये मिलियंस व्यूज, ये नाम कैसे रहा? तो सर मिलियन व्यूज एक शिवानी की कहानी है सर।
जिसको एक वेबसाइट में ट्रैप कर दिया जाता है और उसके सामने चैलेंज रखा जाता है कि उसको विद इन 90 मिनट्स 1 मिलियन व्यूज अचीव करना है। और वो वेबसाइट में जो लोग आते हैं सर, वो ब्लैक वेब पे सारे खूंखार दरिंदे लोग आते हैं और वो लोग सारे लोग चाहते हैं कि ये लड़की कपड़े उतारे और हमारे को एंटरटेनमेंट करे। तो वो जो लड़की मिलियन व्यूज अचीव करेगा तो उसको बचा सकता है ना, Correct. उसको कपड़ा उतारना नहीं होगा। करेक्ट। तो ये जो हीरोइन रहती है, जो शिवानी का जो कैरेक्टर है सर सिनेमा में, वो डिसाइड करती है कि मैं आज ठीक है ये सारे लोग इतने खूंखार और दरिंदे बन गए और मैं एक कमरे में फंस चुकी हूँ, तो ये क्या निर्णय लेती? ये निर्णय लेते कि नहीं, मैं कपड़े नहीं उतारूंगी, बल्कि मैं सामना करूंगी और मैं जानना चाहती हूँ कि ये लोग इतने दरिंदे क्यों बनने चाहते हैं। अब वो सॉल्व कर पाएगी या नहीं कर पाएगी वो तो सिनेमा में ही पता देखना चलेगा। पड़ेगा। करेक्ट। जैसे आपने बोला ना, अभी बहुत एडिक्शन लोग बढ़ रहा है, दिन में जो रेशियो है वो बढ़ के जा रहे हैं। बहुत ज़्यादा। तो आप तो एक्टर है, ये जी। किसी भी स्टोरी में जो प्रेजेंटेशन करने के लिए तो वो घटना है ना, उसका जो हिस्ट्री सब जी, वो किरदार हाँ, निभाने के हाँ, लिए। हाँ, किरदार सही। निभाने के लिए तो अध्ययन चाहिए, है ना, हम्म। स्टडी करना चाहिए। बिल्कुल सर। तो आपको कितना डिफिकल्ट लगा और ये किरदार निभाने के लिए कितना इजी लगा और कितना स्टडी किया? जैसे मैंने आपको ट्रेलर में देखा था, आपको बहुत पावरफुल एक्ट था, तो ये एक्ट करने के लिए आपको कितना साहस और कितना डिफिकल्ट लगा? सो सर, ठीक है। जब मुझे पता चला शिवानी के बारे में कि बहुत ही चैलेंजिंग कैरेक्टर है, शिवानी का जो कैरेक्टर है, काफ़ी सारे लेयरिंग है इस कैरेक्टर में और बहुत ही पावरफुल कैरेक्टर है, और प्लस इसमें मैं गॉड एलिमेंट प्ले कर रही हूँ, शिवा एलिमेंट मैं इसमें प्ले कर रही हूँ, तो शिव जी का एलिमेंट प्ले कर रही हूँ मैं इसके अंदर। सो मैं समझ नहीं पा रही थी कि इतना, क्योंकि काफ़ी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है अगर आप ऐसे कैरेक्टर्स करते हो, तो बहुत सारी जिम्मेदारी और काफ़ी सारा हार्डवर्क होता है ऐसे कैरेक्टर्स को प्रिपेयर करने के लिए। तो मेरी शुरुआत हुई थी वर्कशॉप से, काफ़ी टाइम मेरा वर्कशॉप चला था, कितना महीना लगा आपको वर्कशॉप? 1.5 month मेरा वर्कशॉप चला था, और मैं बाकी सेल्फ प्रिपेयर भी कर रही थी क्योंकि मुझे वेट लॉस भी करना था थोड़ा सा फॉर द कैरेक्टर, और फिर उसके बाद अपने स्ट्रेंथ पे काम करना था, वॉइस पे काम करना था, और मैं साथ ही साथ साधना कर रही थी, क्योंकि मैं गायत्री साधना कर रही थी क्योंकि मुझे गॉड एलिमेंट प्ले करना था। तो जो हमारे जो बॉडी के जो चक्रास रहते वो ब्लॉक रहते, तो गायत्री मंत्र इज लाइक वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल मंत्र। और सर इट्स अमेजिंग। मैंने जब फर्स्ट डे स्टार्ट किया था गायत्री साधना, और वो एक अलग एनर्जी फील हो रही थी मुझे, और मैं समझ नहीं पा रही थी ये क्या है। तो मैंने जब शुरू किया था, फर्स्ट डे शुरू किया, फिर वो 40 डेज आपको कंटिन्यू करना होता है, और उसके काफ़ी सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं जो आपको फॉलो करना है। सुबह उठ के 4:30 बजे सनराइज से पहले आपको 108 बार गायत्री मंत्र पढ़ना होता है। और तो मैंने जैसे स्टार्ट किया, फिर मैं 12 दिन हो गए थे, फिर मैं थोड़ी सी बीमार हो गई थी, तो फिर बंद हो गया था। और फिर मुझे था कि नहीं, मैं कुछ एनर्जीज फील कर पा रही हूँ, मुझे लग रहा था कि मैं कुछ ना कुछ तो अलग फील कर पा रही हूँ मैं अपनी बॉडी के अंदर भी, और ऐसे जो मेरा थिंकिंग भी हो गया था, तो काफ़ी सारे चेंजेस आ रहे थे मैं जब मंत्रा चैंटिंग कर रही थी। तो फिर मैंने फिर से डे 1 से शुरू किया, और फिर अगेन आई हैव कंटिन्यूड फॉर नेक्स्ट 40 डेज, फिर मैंने वो कंप्लीट किया। और टू बी वेरी ऑनेस्ट, जब मैंने अपना क्लाइमेक्स सीन दिया है, मैं उसमें वो प्रेजेंस शिव जी का फील कर पाई हूँ, जो मैंने इतनी साधना की थी। और तब मुझे ऐसा लग रहा था, मैं जब अपना क्लाइमेक्स सीन शूट कर रही थी, मैं थी नहीं, मुझे वो याद ही नहीं है। वो एक अलग ही और मतलब क्या आपको है ना, जो भगवान में ज्यादा आस्था तो रखता है, और उसमें आप गॉड शिवा का ब्लेसिंग को फील कर रहे हैं। यस डेफिनेटली, मैं उनका प्रेजेंस फील कर पाई थी कहीं ना कहीं, क्योंकि मैंने जब वो वाला क्लाइमेक्स का शॉट दिया था, मुझे मैं सिद्धि थी ही नहीं। मुझे ऐसा लग रहा था कि
वो प्रेजेंट है, शिव जी वहाँ पे प्रेजेंट है, हाँ कुछ एनर्जीज वहाँ पे प्रेजेंट है, तो मैंने वो एनर्जीज फील की है और on आप the set। जो बात अभी बता रहे हैं ना, हाँ। अभी बहुत हमारा जो ऑडियंस है ना, हाँ। वो लोग ये बिलीव नहीं करेंगे। हाँ सर डेफिनेटली ऐसा भी होता है, वो लोग ये सब आपको बिलीव ऊपर- नहीं करते हैं। हाँ, और question सर कर सकते मैंने हैं। भी ये जो स्पिरिचुअल जर्नी है मैंने भी एक्सप्लोर की है। हम्म, ऐसे नहीं था कि मैं बहुत ही पहले से जानती थी इन सारी चीज़ों के बारे में। फॉर द कैरेक्टर मैंने इनिशियली शुरू किया था प्रिपरेशन के जैसे मैंने इसको शुरू किया था, लेकिन जब मैंने इसको धीरे धीरे एक्सप्लोर किया, मैं एनर्जीज को फील करने लगी, तब वो एक बिलीव होना शुरू हुआ और तब से वो चीज़ें बढ़ती गई और मुझे समझ आया कि एनर्जीज क्या होती है। तो इस तरीके गायत्री से मंत्र में आप बोलना चाहते हैं गायत्री मंत्र में कुछ तो है। एनर्जी है है, हाँ सर, अभी जैसे बोलते भी सन ऑल्सो टेक्स एनर्जी फ्रॉम गायत्री मंत्र। हाँ, सो इट्स अ वेरी पावरफुल मंत्र अगर आप चैंट करते हो तो उसको। कभी जैसे टीजर में देखा था जो है ना, आप जो एडिक्शन में जाता है, तो जो जिसका जो फैमिली बैकग्राउंड है वो लो है, सही, जिसका फैमिली में कमाने वाला कुछ नहीं है, कोई नहीं है, ऐसा लोग जाता है ना एडिक्शन में, और जिसका रोजगार नहीं है, वो उसको काम करने के लिए काम नहीं होता, ऐसा लोग जाता है ना एडिक्शन में ज़्यादा से ज़्यादा। हाँ। आपने भी पहले भी बोला था, उसका मैं- जो बेटी लोग वो दूसरे के पास भेज देता है। तो कभी आप ऐसा माहौल में जाके कभी फील किया कि जी, ये फिल्म के लिए भी है ना, एज ए एक्सपेरिमेंट, आप Yes, yes, ऐसा sir. जगह में गए कभी? सर जब मैंने शुरू किया था तो माय डायरेक्टर टोल्ड मी कि तू अपने आसपास के लोगों को ऑब्जर्व कर, तो उनके हैबिट्स को तू ऑब्जर्व कर। तो जैसे कोई रोड पे बेगर है, तो मैं उसको ऑब्जर्व कर रही थी कि इसका बिहेवियर पैटर्न क्या है, या फिर जो लोग ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हैं उनका बिहेवियर पैटर्न क्या है, और जो दारू पी रहा है, सिगरेट पी रहा है, वो किस तरीके से पी रहा है। तो आपको बिहेवियर पैटर्न में भी बहुत सारी चीज़ें समझ आती है कि वो इंसान किस चीज़ से जा रहा है। और एक और चीज़ सर हमने की थी कि हम लोग एक जगह गए थे, एक सेंटर है कांदीवली में, मुंबई में, वहाँ पे लड़कियों को रेस्क्यू कर, हाँ लड़कियों को रेस्क्यू किया गया है, जो बेची गई है या फिर जिनके साथ रेप हुआ है, जिनके साथ बहुत सारी गलत चीज़ें हुई है। तो सर मैं वहाँ गई थी और वहाँ जाके मुझे रियलाइज़ हुआ कि इनके साथ इतनी सारी चीज़ें घट चुकी है, इतनी सारी चीज़ें हो चुकी है, और वाई पीपल आर नॉट डूइंग एनीथिंग फॉर देम। कोई कुछ कर क्यों नहीं रहा इन लोगों के लिए? जैसे पॉर्न वगैरह बनता है, उनके लिए इनको किडनैप किया जाता है, बेचा जाता है, लड़कियों को इम्पोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं, है ना? तो उनकी तो कोई गलती नहीं है, उन मासूम बच्चियों की तो कोई गलती नहीं है सर। तो वहाँ जाके मुझे इतना ऐसे लगा कि यार इनके लिए कोई तो स्टैंड होना चाहिए। और एज एन आर्टिस्ट इस फिल्म के जरिए मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं शायद उनकी कहीं ना कहीं बहुत बड़ी नहीं, लेकिन एक उनके लिए शायद मैं एक वॉइस बन पाऊँ, और शायद इस सिनेमा के माध्यम से और लोग देखें और लोग ज़्यादा इंस्पायर हो और उनके लिए हम कुछ कर पाए सर। तो वो एक हम लोगों ने चीज़ की थी कि हम लोग वहाँ गए थे और उन लड़कियों को कभी लगा आपको जैसे उन लोग का जो कंडीशन देखे ना, सर बहुत तो आपको लगा कि ऐसा भी हुआ, ऐसा जगह भी है, ऐसा कुछ आया दिल में आया? सर पूरा सर मैं उनसे मिली और उनके जब हम touch किया। थोड़े से गिफ्ट्स भी लेकर गए थे हम उनके लिए। और सर उनके पूरे हाथ पे पूरे मार्क से उनके साथ जो रेप हुआ है, और उनकी आंखें सर, और आप बिलीव करोगे सर, एक एक लड़की के साथ एक रात में 7-7 8-8 बार लोग सोए। सोचिए सर, इमेजिन करिए तो 1500। आप गए ये जगह जी, में जी, जो हमने स्टडी करने के जी, लिए, आप वहाँ स्टोरी की, देखने के लिए? हाँ, वहाँ की जो ओनर है सर, जो रेस्क्यू करके लाती है, जो लेडी वहाँ की, उन्होंने बोला कि ये एक एक लड़की के साथ 10-10 बार 12-12 बार बलात्कार, सामूहिक बलात्कार। आप इमेजिन करिए वो लड़की का मेंटल ट्रॉमा क्या हुआ, वो क्या मानसिक स्थिति से जूझ रही हो। तो सर इस सिनेमा के माध्यम से सर हम वो जो लड़कियां वुमन ट्रैफिकिंग तो रोक नहीं सकते, या फिर जो दरिंदे पैदा हो रहे हैं उनको तो रोक नहीं सकते, लेकिन इस सिनेमा के माध्यम से
हम लोगों को उस डायरेक्शन में जाने से रोक सकते हैं। इतनी पावरफुल सिनेमा है सर ये। और ये जो सिनेमा है सर, मैं बार बार बोल रहा हूँ, मैं पूरी पॉपुलेशन के सर, सिर्फ एक कम्युनिटी के लिए या धर्म के लिए नहीं है सर, ये पूरी कंट्री के लिए बना है। तो ये सिनेमा लोगों को उस डायरेक्शन से जाने से बचाएगी, और अगर उस डायरेक्शन में जाने से बचाती है तो हम वुमन ट्रैफिकिंग भी रोक रहे हैं, हम एडिक्शन भी रोक रहे हैं, हम पॉर्न एडिक्शन भी रोक रहे हैं, हम अल्कोहल एडिक्शन भी रोक रहे हैं, हम स्मोकिंग एडिक्शन भी रोक रहे हैं। क्योंकि आप इमेजिन करिए सर, मैं उसके खिलाफ नहीं हूँ कि लोग दारू सिगरेट पीते, ठीक है, आप फैंटेसी के लिए पी रहे हैं, शौक के लिए पी रहे हैं, ठीक है, लेकिन आप एक दिन में 12 सिगरेट पी रहे हो तो कुछ वो व्यक्ति कुछ प्रॉब्लम से जूझ रहा है। वो अगर 5 बॉटल पी रहा है तो वो व्यक्ति कुछ प्रॉब्लम से जूझ रहा है। या फिर वो अगर डिसीजन लेता है कि मैं किसी प्रोस्टिट्यूट के पास जाऊं तो वो किसी प्रॉब्लम से जूझ रहा है। तो वो क्या प्रॉब्लम से जूझ रहा है, वो चीज को हमने इस सिनेमा के माध्यम से दर्शाया। कभी मिला है आप प्रोस्टिट्यूशन के साथ? सर हमने बहुत सारे इंटरव्यूज किए हैं सर, जितने भी ये जो प्रोस्टिट्यूट है, जैसे कि अभी सिद्धि जी ने कहा कि वो हम वहाँ पर गए थे, वहाँ पे प्रोस्टिट्यूट्स को भी बचा के लाया जाता है, उनकी काउंसलिंग होती है, हमने उनके पर्सनल इंटरव्यूज भी लिए हैं सर। और मुंबई में तो बहुत बड़ा एक वहाँ पे ग्रांट रोड पे बहुत बड़ा प्रोस्टिट्यूशन रेड लाइट एरिया, हम लोग वहाँ पर भी गए सर, और हम लोगों ने बात की, हम लोग खुल के बात की सर, हमने कोई शर्म नहीं है सर कि हमने इस फिल्म के लिए स्टडी 1 साल की पूरी स्टडी की है सर, और 50 मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट का हमने इंटरव्यूज भी लिए कि ये सारी चीज़ें क्यों रहा है। और वो सारी चीज़ों को समझने के बाद एज एन आर्टिस्ट, एज एन कलाकार, हमारी जो कोशिश हो सकती है हमने की। और सिद्धि को सिलेक्शन के पहले सर हम लोगों ने 800 लड़कियों का ऑडिशन लिया था सर, वो 800 लड़कियों में से हमने ये लड़की को लिया सर। और आज देखा आपने उसको? सर मैं कैमरे पे आज बोलना चाहूंगा सर, ये लड़की ने, आप इमेजिन करिए सर, मैं किसी लड़की को बोलूं और बोलूं कि मैं पॉर्न एडिक्शन पे पिक्चर बना रहा हूं, तो कोई लड़की आएगी सामने? कोई नहीं आएगी सर। लेकिन ये लड़की ने हिम्मत दिखाई कि नहीं, मैं पॉर्न एडिक्शन पे फिल्म करूंगी, और करियर की इसकी पहली पिक्चर है, इसका करियर खत्म भी हो सकता है। अरे ये तो पॉर्न पे पिक्चर कर रही है, पोर्नोग्राफी के हीरोइन है क्या? तो वो रिस्क लेना सर, वो डेयरिंग ये लड़की ने दिखाया सर, बहुत बड़ी बात है। कैसा लगा आपको पहले जब वो आपको अप्रोच किया ना, जब ये ऐसा मूवी बनने वाला है, ये तो फोन एडिक्शन के बारे में ये मूवी बोल के जब अप्रोच किया हुआ, तो कैसा लगा था आपको? डर लगा था तो कैसे? सर इनिशियली तो मैंने ऑडिशन दिया था इसके लिए, स्क्रिप्ट के बारे में मैं इतना जानती नहीं थी, तो मैंने सिर्फ ऑडिशन दिए थे पहले। 2 ऑडिशंस हुए थे मेरे, जो मेन ऑडिशन थे, 3rd राउंड में इंटरव्यू राउंड था मेरा, जिसमें मुझे सारी चीज़ें पता चली थी, स्क्रिप्ट क्या है, क्या कैसी सारी चीज़ें हैं। तो मैंने जब स्क्रिप्ट पढ़ी सर, ऑब्वियसली एक वो स्टेप बैक वाली चीज़ तो आई कि अरे शायद नहीं करना चाहिए, या तो फिर क्या कैसे होगा चीज़ें आगे, पता नहीं, समझ नहीं। लेकिन सर मैंने जब पूरी स्क्रिप्ट पढ़ी, मैं वो एक इंस्टेंट कनेक्शन मिला मुझे कि यार ये तो मेरी लाइफ में, मैं ये प्रॉब्लम से जा चुकी हूँ शायद से, या फिर मेरे घर में ये सारी चीज़ें हो चुकी हैं, या तो मेरे आसपास ही सारी चीज़ें हो रही है। तो वो मुझे लगा कि यार यस, दिस इज़ लाइक, ये ऐसी सारी चीज़ें कभी बनी नहीं सिनेमा में, किसी ने इस टॉपिक को एक्सप्लोर नहीं किया इतने अच्छी तरीके से, और बहुत ही स्ट्रॉन्ग राइटिंग भी थी उसकी, जिस तरीके से डायलॉग्स भी लिखे हैं फिल्म के। और सर हमारी फिल्म में कोई न्यूडिटी नहीं है, और जो पूरी टीम थी वो बहुत ही क्लियर कम्युनिकेशन था उनका, सारी चीज़ें वो लोग एकदम क्लियर कट टू कट बता। और सर एक एक डायलॉग को जस्टिफिकेशन दिया गया है, क्यों बोल रही हूँ मैं वो डायलॉग, एक एक डायलॉग को जस्टिफिकेशन है, व्हाई एम आई सेइंग अ सिंगल वर्ड को जस्टिफिकेशन है। तो मुझे लगा एज एन आर्टिस्ट, अगर मैं अपने आसपास के लोगों को हेल्प कर सकती हूँ एज एन आर्टिस्ट, मेरे लिए उससे बड़ी चीज़ क्या हो सकती है सर? अगर मेरी ऑडियंस के बिना तो हम कुछ है नहीं, अगर मैं ऑडियंस के लिए कुछ कर सकती हूँ तो उससे बड़ी चीज़ मेरे लिए और कुछ हो नहीं सकती है। तो फिर मैंने डिसीजन लिया कि आई हैव टू डू दिस फिल्म, एंड फिर मैंने अपने पेरेंट्स से बात की, एंड दे वर लाइक, एज एन एजुकेटेड पीपल वी नीड टू डिस्कस अबाउट ऑल दिस थिंग्स, अगर हम लोग नहीं करेंगे तो कौन करेगा? तो फिर मैंने डिसीजन लिया कि आई विल डू दिस प्रोजेक्ट, और फिर बस वहाँ से जर्नी शुरू हुई थी मिलियन व्यूज़ की, और बहुत ही अभी आ चुका है। हाँ। कैसे अभी नतीजा क्या है वो देखना बाकी है। सर नतीजा तो आप देखोगे ही, बहुत ही एक्सीलेंट नतीजा होने वाला है इस फिल्म का। और
सब लोग काफ़ी खुश है और बहुत लोग कनेक्ट कर रहे हैं सर, मतलब ट्रेलर से भी बहुत लोग कनेक्ट कर गए हैं। ट्रेलर भी जिन्होंने भी देखा है बोल रहे हैं कि इट्स अ वेरी कनेक्टिंग फिल्म सर, आपकी लाइफ से भी जुड़ी होगी वो, हर किसी की लाइफ से कहीं ना कहीं जुड़ी होगी वो फिल्म। आप जब भी देखोगे मुझे ऐसे लगेगा अरे यार ये चीज़ तो मेरे साथ हुई है, मेरी लाइफ में ये चीज़ हुई यार, कहीं ना कहीं हर किसी सर, कितना भी अमीर हो, गरीब हो, मिडिल क्लास हो, हर कोई कनेक्ट कर पाएगा मिलियन व्यूज से। ओके, 19 दिसंबर में वो पता चलेगा कैसे कनेक्ट होता है। बिल्कुल। आपको जो टीजर ट्रेलर जो भी बोलो उसमें वो नेपाली चैनल से आपने जो रिलीज किया हुआ है, ऐसा क्यों? तो हमें हाईटेक एंटरटेनमेंट द्वारा अपॉर्चुनिटी मिली सर, क्योंकि हमें नेपाल के लोगों तक पहुंचना था। जैसे कि मैंने आपको वहाँ पे मीडिया इंटरव्यू में भी कहा कि मुझे केदार जी श्री कृष्णा फिल्म्स और आर फिल्म्स के द्वारा ये मौका मिला कि मैं इस सिनेमा को इस कंट्री में ला सकूं। तो हाईटेक एंटरटेनमेंट ने हमें ये चांस दिया कि हमारा जो ट्रेलर है वो उनके चैनल पर रीच करे, क्योंकि हमें नेपाल की जनता तक पहुंचना था, इसलिए हमने वो डिसीजन लिया। आपका ये पहला मूवी है, आपका ये पहले भी? नहीं सर, मेरा ये दूसरा मूवी है और मैं 600 से 700 ऐड फिल्में कर चुका हूँ और मेरे को 150 नेशनल और इंटरनेशनल अवार्ड मिल चुके हैं। और मेरा जो पहला मूवी था वो मिट्टी बैक टू रूट्स था, जो अग्रेरियन क्राइसिस, फार्मर जो सुसाइड करते हैं उसके ऊपर था। उसके पीछे सर मैंने बनाई थी एक गेटवे टू हेवन, जो वो एक ऐसे इंसान की बायोपिक है सर जो अंतिम शवों का अंतिम संस्कार करते हैं। आप कौन सा जगह से बिलोंग करते हैं? सर मैं हैदराबाद से हूँ। हैदराबाद। आप? सर मैं इंडिया महाराष्ट्र के एक छोटे से टाउन से हूँ, नवापुर से, और अभी फिलहाल तो मैं मुंबई में रहती हूँ। आप नेपाली लोग के लिए फिल्म लेके आए, तो आपको थोड़ा नेपाली आता है नहीं? सर अभी तो मैं सीख रही हूँ लेकिन समझ आ रहा है मुझे, आप लोग जो भी बात करते हो थोड़ा थोड़ा समझ आ रहा है। सर 2 दिन हो गए, आप 2 दिन हो गए, आप तो बहुत दिन हो, आपको मैं पूछने वाला हूँ, आप तो 2 दिन हो गए। हाँ सर अभी तो 2 दिन सीखने वाला बोल रहा था, कौन कितना सीखा आपने 2 दिन में? नहीं सर, अभी मैं गलत प्रोनाउंस नहीं करना चाहूंगी किसी भी वर्ड को तो मैं जब भी अच्छे से सीख लूँ तब मैं आके एकदम अच्छे से नेपाली में इंटरव्यू भी दूंगी, डायलॉग भी बोलूंगी। क्या आप 19 दिसंबर से पहले नेपाली में इंटरव्यू दे सकते हैं? बिल्कुल ट्राई करूंगी, कोशिश करूंगी सर। मैं सर चैलेंज एक्सेप्टेड है, मैं लैंग्वेज जल्दी से ग्रैब कर सकती हूँ क्योंकि मैं एज एन आर्टिस्ट, हाँ मैं अभी तेलुगु भी एक फिल्म कर रही हूँ, तो उसमें भी मैंने तेलुगु सीखी जो कि बहुत ही डिफिकल्ट लैंग्वेज है तो नेपाली तो मुझे लग रहा है मैं जल्दी से ग्रैब कर पाऊंगी शायद से, थोड़ा सा हाँ फेमिलियर है, हाँ इसलिए मैं समझ भी पा रही हूँ, तो शायद मैं जल्दी ग्रैब कर लूंगी और आपको बिल्कुल इंट्रोडक्शन और इंटरव्यू भी थोड़ा थोड़ा नेपाली में दूंगी। आपका मिलियंस व्यूज का एक चैलेंज है ना मूवी में, जैसे मैं आपके लिए चैलेंज करता हूँ 19 दिसंबर से पहले आप नेपाली में इंटरव्यू करेंगे। डन सर, मेरे साथ चैलेंज है। एक्सेप्टेड सर, मैं अपना बेस्ट दूंगी, ट्राई करूंगी, मैं थोड़ा सा पढ़ लिख कर, सूरज जी आप हेल्प करिएगा मेरे थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन में सूरज जी आपके साथ हैं। तो बिल्कुल सर। आप तो बहुत दिन हो गए नेपाल में, कितना सीखा आपने? सर मेरे को मैं सर वो बोलने से पहले एक पॉइंट बोलना चाहूंगा सर, आज मिलियन व्यूज के साथ साथ पूरी नेपाल की इंडस्ट्री खड़ी है सर। आज जो प्रेस मीट है यहाँ पे सर हमारे एक्टर जी भी आए हैं, जो भी पॉपुलर, जय किशन जी भी आए हैं, तो सारे एक्टर सारे प्रोड्यूसर, मेरे को ऐसा लगा कि यार ये तो घर जैसा है। सारे एक्टर आ गए, सारी इंडस्ट्री आ गई, सूरज जी भी हमारे साथ 3 दिन से नॉन स्टॉप काम कर रहे हैं, सारी मीडिया हमारे साथ नॉन स्टॉप कर रही है। तो ये जो इतना वार्म वेलकम, इतना जो हॉस्पिटैलिटी, ये एनकरेजमेंट बोलते हैं ना सर, कि आप लोग आइए हमारी कंट्री में सिनेमा रिलीज करिए, ये बहुत अच्छा हमें सपोर्ट मिला सर। और मैं सारी नेपाल की कंट्री को कहना चाहता हूँ सर कि आप लोगों ने ये जो इतना प्यार, इतना सम्मान, इतना रिस्पेक्ट, इतना सपोर्ट किया है सर, मैं ये दिल से कहता हूँ सर 19 दिसंबर को ये सिनेमा आपको डिसअपॉइंट नहीं करेगी सर। आप जो सम्मान, जो सपोर्ट आपको, हम लोग सारी मीडिया, आप लोग इंडस्ट्री और सारे एक्टर्स भी जो कर रहे हैं सर, ये सिनेमा आपको डिसअपॉइंट नहीं करेगी और एंटरटेनमेंट के साथ साथ एक हीलिंग भी बनेगी। ओके, प्यार की बात की आपने जी सिद्दीकी जी,
नेपाल का लड़का लोग कैसे लगा? अरे ये क्वेश्चन के जवाब अभी हम देकर आए हैं। दे चुके हैं आपने। सर देखो, अगर बात करेंगे लड़कों की तो शादी करने की इच्छा उन्होंने बताई है थोड़ी देर पहले। नहीं, हमको नहीं पता है, हम जानना चाहते हैं। ना हम लोग भी सुनना चाहेंगे। नहीं सर, टू बी वेरी ऑनेस्ट, सूरज इतना एक्साइटेड हो गया आ गया। काफी सर, मैं मतलब जैसे एंटर हुई हूँ नेपाल में, इतने रिस्पेक्टफुल तरीके से, मतलब रैंडम लोगों से भी मैं जब मिल रही थी, जब मैं एयरपोर्ट पे भी थी, इतने हेल्पफुल थे वो। और वो एक बोलते वेरी वेरी जेंटल पीपल आर हियर, और बहुत ही अच्छा लगा, इतना रिस्पेक्ट वो लोग देते हैं, इतने प्यार से वो लोगों का जेस्चर्स है, तो सर बहुत ही अच्छा लगा। फ्यूचर में ससुराल हो सकता है नहीं, मेरे को ऐसा लग रहा है बहुत जल्दी नेपाल के क्रश बनने वाले। तो ससुराल हो सकता है, जैसे- ससुराल बोलता है ना आप, जैसे रश्मिका शादी इंडिया करके जाता है उसको ससुराल बोलता है ना। जैसे रश्मिका इंडिया की क्रश है ना, वैसे सिद्धि नेपाल की क्रश बनने वाली है। अरे बाप रे, नहीं सर, चांसेस कितना है? चांसेस अभी सर, अभी 2 ही दिन हुआ है अभी। तो अभी देखेंगे, पता चलेगा आपको। आप लोग तो मीडिया में हो तो वो लड़कों पे भी है ना सर नेपाल के, वो क्या करेंगे सिद्धि के लिए। उनको भी तो इम्प्रेस करना पड़ेगा। उसको भी है, हाँ, हाँ, अब कुछ तो देखते हैं करना इम्प्रेस पड़ेगा। करने के लिए वो लोग क्या क्या हाँ, करते हैं। हीरोइन है ना। फिर कुछ तो यही प्रश्न हम अंशुल जी से भी पूछेंगे। हाँ। बिल्कुल बिल्कुल, पूछिए। अंशु जी, आप शादीशुदा है नहीं? नहीं सर, मैं शादीशुदा नहीं है। 2 साल से मैं फिल्म में ही लगा हुआ था सर, तो सिनेमा में प्यार ही करने लगा का हुआ चांस था। नहीं मिला। देखेंगे सर, अभी तो पूरा फोकस 19 दिसंबर 2025 पर है सर। उसके बाद दिसंबर 2025 नहीं, थोड़ा लड़की में भी कभी नहीं सर, नहीं, अगर होता तो यहाँ तक नहीं पहुँच पाता सर। क्यों? नहीं, अभी तो पूरा ध्यान पूरा सिनेमा पे ही है सर, मिलियन व्यूज। आगे देखेंगे सर क्या होता है। कभी प्यार हुआ नहीं हुआ? प्यार तो हुआ है सर, प्यार तो हुआ है। प्यार क्यों नहीं होगा सर, प्यार तो सबको तो सब अभी है नहीं? नहीं, अभी तो सिंगल हूँ सर। अभी तो नहीं हुआ। फिर जो ये वीडियो देखेगा ना, फिर आपको जो प्यार वाला जो जी। कोई भी तो फिर प्रॉब्लम आएगा आपको। अरे देखेंगे सर। बता दिया, स्टेटमेंट दे दिया, सिंगल है तो अभी सारी लड़कियां जो नेपाल की, फिर नेपाल का लड़की लोग आए, इंडिया की लड़की को भगा देगा। सिद्दीकी जी, आप क्या है? आप सिंगल है। सिंगल है? मिंगल सर बिल्कुल सिंगल है, हम एकदम ही सिंगल है अभी तो फिलहाल। बस आप अभी कोई तो प्रॉब्लम हो सकता है मेरे वीडियो देखेगा। अभी तो एकदम प्रोजेक्ट पे फोकस्ड है सर। ये अभी 2-3 प्रोजेक्ट कर रही है। हाँ, तो अभी प्रोजेक्ट चल रहे, तो अभी तो ऐसे कोई कुछ नहीं, कभी प्रोजेक्ट करना नहीं है, दिन में प्रोजेक्ट करना, रात में थोड़ा चैट बात कर सकता है। नहीं सर, टाइम तो मिलता है, सोने के लिए टाइम नहीं मिल पाता है सर। बस वो नींद मिल जाए 5-6 घंटे की, वही फिर बहुत होता है। तो ऐसे सर वो तो बोल कर नहीं होता है, वो होना रहता तो हो जाता है। हाँ, मतलब सिद्दीकी जी, जैसे ये मेरा सवाल है ना, जो नेपाल फिल्म की इंडस्ट्री हो और बॉलीवुड हो, हॉलीवुड हो, हॉलीवुड में थोड़ा रहता है, मगर बॉलीवुड और नेपाल में तो जैसे आप अभी शादीशुदा नहीं, तब तक हीरोइन है। जब आप शादीशुदा हो जाएंगे तो फिर एक गृहिणी बन के घर में रहने वाला है, और वो आपका जो कैरियर है ना वो पूरा खत्म हो जाता है। तो आप तो अभी कैरियर बनाने में लगा है। आपने तो बॉलीवुड में भी देखा होगा, बहुत सा हीरोइन से अभी वो नहीं है इंडस्ट्री में जब शादी करने के बाद। तो आपको क्या लगता है, लड़की लोग जब तक शादी नहीं करे तब तक के लिए इंडस्ट्री में कैसे लगा? आपका सोच क्या है, कैसे लगता है? नहीं सर, ये तो बहुत से लोगों का एक तो पर्सनल चॉइस होता है, बाकी हीरोइंस का पर्सनल चॉइस होता है कि उन्हें इंडस्ट्री में काम करना है नहीं करना है। और उन लोग ऑफर भी तो नहीं करता है ना। हाँ सर, वो एक अलग चीज हो जाती है। लेकिन सर अगर कोई जैसे कोई अच्छा डायरेक्टर या फिर अच्छे प्रोड्यूसर्स जो होते हैं, जो क्राफ्ट को देख कर काम देते हैं, तो वो डेफिनेटली उनको लेंगे सर, डेफिनेटली लेंगे, क्यों नहीं लेंगे। एक अच्छा आर्टिस्ट अगर है वो इंसान, सो और इफ द डायरेक्टर वांट्स अ गुड आर्टिस्ट, दे विल डेफिनेटली टेक देम, व्हाई नॉट। बहुत सारे लोग हैं जो काम कर रहे हैं अभी भी इंडस्ट्री में, काफी सारे। शादी करके भी काम। हाँ, शादी करके भी काम कर रहे हैं, अच्छे आर्टिस्ट है जो काम कर ही रहे, शादी के बाद भी कर रहे हैं, शादी से पहले भी करते थे। तो वो तो डिपेंड करता है सर। आपका कुछ कहना है
सर मैं तो ये एज ए डायरेक्टर यही कहना चाहूंगा, एक जो डायरेक्टर होता है ना सर, वो कला का भुक्का हो। हाँ। वो ये नहीं देखता, अगर वो ये देखने लग गया कि भाई हीरोइन की शादी है या फिर हीरोइन सिंगल है कमिटेड, उसको एक अच्छा कैरेक्टर नहीं मिलेगा, उसको एक अच्छा एक्टर नहीं मिलेगा। तो मेरे को नहीं लगता सर कोई भी डायरेक्टर या प्रोड्यूसर होगा वो ये डिसीजन देख के लेता होगा कि जो लड़की या फिर जो भी हीरो भी है वो शादीशुदा है या फिर शादीशुदा नहीं। तो अगर वो पॉइंट रहा सिलेक्शन का तो फिर उसको अच्छा एक्टर नहीं मिलेगा। जैसे सिद्दीकी जी, मेरे हम लास्ट में भी, जैसे ये जो फिल्मी इंडस्ट्री है ना, उसका आगे तो बहुत कुछ है, मगर पीछे भी एक ब्लैक साइड बोलते हैं ना, ब्लैक साइड बोलते हैं, डार्क साइड बोलो। तो जो भी हीरोइन आते हैं, आप तो ये आप पहला मूवी है, तो इसके बाद आप बहुत मूवी के लिए आपको तो ऑफर आ सकता है, मगर ये ऑफर करने के टाइम है ना, आई थिंक यू शुड टेल आर्टिस्ट के लिए स्पेशल जो आर्टिस्ट है ना, जो लड़की लोग हैं, हाँ, हाँ। उन लोग के लिए जो डायरेक्टर है, प्रोड्यूसर है, हाँ। तो आपको ऑफर कर सकते हैं रिलेशनशिप, फिजिकल रिलेशनशिप। इन लोग ये जो ऑफर करेगा फिर है ना, ये डार्क साइड है फिल्म। तो आप क्या ख्याल रखते हैं, आपका सोच क्या है, ये हो सकता है, ये है नहीं है, क्या लगता है आपको? बिल्कुल सर। सर अभी की बात नहीं करना चाहूंगी मैं कि मैंने एक प्रोजेक्ट कर लिया उसके बाद मुझे ऑफर्स होंगे। सर ये मैं जब से मुंबई में आई हूँ ना, तब से मैं ये सारी चीज़ें फेस कर रही हूँ। जब मैं कुछ नहीं थी, जब मेरे पास काम नहीं था, तब से मैं ये सारी चीज़ें फेस कर रही हूँ। सर मैं बताना चाहूँगी, इतना सारा स्कैम होता है मुंबई में। मैंने भी सर, आर्टिस्ट आता है, जैसे मुंबई आते हैं लोग बहुत सारी एनर्जी के साथ आते हैं, और नई लड़की आती है तो बहुत सारी एनर्जी लेकर आती है, अच्छा नहीं, और लोग सर इतने खराब तरीके से फंसाते हैं उन लड़कियों को, बोलते हैं अरे आप ना इतना पैसा पे कर दो, हम आपको ये कैरेक्टर दे देंगे, वो कैरेक्टर दे देंगे, आप ये पोर्टफोलियो बना लो, वो पोर्टफोलियो बना लो। प्लीज़ मत करिए ये सारी चीज़ें। और ये मेरे साथ हो चुकी है सर चीज़ें, इसलिए मैं उन लड़कियों को बताना चाहूँगी कि प्लीज़ समझिए और अपना पैसा इन सारी फालतू चीज़ों में मत डालिए। और सर ऐसे मैसेजेस आ चुके हैं मुझे भी कि आप मुझे यहाँ मिलने आइए ना, मुझे ये होटल में मिलने आइए, वो होटल में मिलने आइए। अरे क्यों? इफ़ यू आर डूइंग अ प्रोफेशनल थिंग, डू इट इन द ऑफिस। यू सेंड मी योर ऑफिस एड्रेस, मैं आके वहाँ पे मीटिंग करूँगी आपके साथ। वहाँ पे आप बताना मुझे प्रोजेक्ट के बारे में, क्या है प्रोजेक्ट क्या नहीं है, मैं क्यों आऊँ आपसे होटल में मिलने। तो सर होती है सारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें होती है। एंड सी सर एट द एंड वो आपका आई डोंट नो अबाउट अदर गर्ल्स, फॉर मी इफ आई एम डूइंग अ प्रोजेक्ट आई वुड give my best for that project, I will do everything for that project, but not this thing. जब एक नई लड़की जाती है, हाँ, तो तू उसको क्या प्रिकॉशन देनी चाहिए? मैं आप सभी को ये प्रिकॉशन, हाँ नहीं, मैं आप सभी को ये प्रिकॉशन देना चाहूँगी, क्योंकि मुझे पता है सर, मैं अभी 1.5-2 साल से मुंबई में हूँ, तो मैं वो फील कर सकती हूँ सर कि जब नई लड़कियां इंडस्ट्री में आती है तो आपको बहुत सारे ऐसे कॉल्स मैसेजेस आएंगे, आप यहाँ पैसा डाल दीजिए, आप वहाँ पैसा डाल दीजिए, आप ये होटल में मिलने आए मुझसे, वो होटल में मिलने आए मुझसे। प्लीज़ मत करिए ये सारी चीज़ें, ये पूरा स्कैम है। और अगर आपको प्रोफेशनली काम करना है तो प्लीज़ इंडस्ट्री को समझिए कि उनका वे ऑफ वर्किंग है। सर ऐसे नहीं है कि सिर्फ गलत लोग हैं, बहुत सारे अच्छे लोग भी हैं। तो मैंने भी अपने एक्सपीरियंस से सीखी ये सारी चीज़ें। इनिशियली मैं भी फंस रही थी इन सारी चीज़ों में। तो फिर सेलेक्ट होने का तरीका क्या? सिलेक्ट होने का तरीका सर ये है, आपको ऑडिशन आएगा, ऑडिशन स्क्रिप्ट आएगी, आप अप्लाई करते हो ऑडिशन के लिए। बहुत से लोगों का अलग अलग होता है, तो आप अप्लाई करते प्रोजेक्ट के लिए। अगर आपका प्रोफाइल जाता है उसके लिए, तो आपको ऑडिशन स्क्रिप्ट आ जाएगी, आप ऑडिशन बनाकर भेजिएगा। आप अगर शॉर्ट लिस्ट होते हो तो शॉर्ट लिस्ट का आपको मैसेज आएगा दैट यू हैव बीन शॉर्ट लिस्टेड फॉर दिस प्रोजेक्ट। फिर उसके बाद एक फाइनल कॉल आता है। अगर उनको सेकंड राउंड लेना है तो वो लोग सेकंड राउंड के लिए अलग स्क्रिप्ट भेजेंगे, या फिर उनको कोई चेंजेस चाहिए रहेंगे ऑडिशन में तो आपको उस चीज़ के लिए वो लोग भेजेंगे। उसके बाद आई वुड प्रेफर दैट कि आप कॉन्ट्रैक्ट के बिना प्रोजेक्ट्स मत कीजिए। विदाउट कॉन्ट्रैक्ट डोंट डू द प्रोजेक्ट्स। होटल में इधर उधर नहीं जाना है बिल्कुल, प्लीज सर मत नेपाली जाइए। लड़कियों के साथ भी बहुत होता है ये हाँ, नेपाल में बहुत सारी लड़कियां हैं
जो चाहती है कि भाई हम मुंबई में जाएं, मुंबई की इंडस्ट्री में जाए, तो ये जो बोल रही है सर, वो ये मैसेज नेपाली जो लड़कियां जो सपना देखती है सर एक्टर हाँ। बनने का, बोल। सर मतलब मैं मतलब अभी काम कर रही हूँ वहाँ पे, तो मुझे पता है कि वे ऑफ वर्किंग क्या है वहाँ पे। जो भी कास्टिंग ऑफिसेज हैं, आप प्लीज़ प्रोफेशनल कास्टिंग ऑफिसेज जाएँ। अगर आप मुंबई में जाना चाहते हो तो आराम नगर करके एक जगह है मुंबई में जहाँ पे मेन कास्टिंग ऑफिसेज है। और क्योंकि सर इतना फेक है ना कि आपको मतलब मैं इतने बार खुद फंस चुकी हूँ ना सर इस ट्रैप में कि हमें ऐसा लगने लगता है यार नहीं नहीं ये जेन्युइन बंदा है। वो ऐसे बातें करेंगे ना आपके साथ कि ऐसा लगेगा आपको ये कास्ट ही कर लेंगे। तो प्लीज़ नहीं होता है ऐसे सब कुछ। आपको डायरेक्टली कोई कास्ट नहीं करेगा, आपको ऑडिशन देना पड़ेगा, आपका सारा सब कुछ होगा, आपको सारी चीज़ें बताई जाएगी, आपको कॉन्ट्रैक्ट आएगा। प्लीज़ आप जिस भी प्रोडक्शन हाउस के साथ काम कर रहे हैं उसके बारे में पढ़िए, उन्होंने क्या काम किया है क्या नहीं किया है। प्लीज़ देखिए जेन्युइन है, उनका पास्ट वर्क देखिए। अगर चलो नए भी है तो उनसे सारी डिटेल्स लीजिए, अच्छे तरीके से डिटेल्स लीजिए। और प्लीज़ ये ट्रैप में मत फंसिएगा। और बहुत से लोग पोर्टफोलियो के लिए भी बहुत पैसा मांगते हैं कि हम आपका ये करवा देंगे, वेबसाइट बना देते हैं आपकी। एज एन एक्टर मॉडलिंग के लिए चीज़ें अलग हो जाती है। एज एन एक्टर आपके पास बेसिक अच्छे पिक्चर्स होने चाहिए, आपके ऑडिशन होने चाहिए। और अगर प्रोफेशनली वेबसाइट बना रहे हो आप तो वो बना सकते हो आप। और बाकी बहुत से लोग ऐसे बोलते हैं कि आप आइए हम आपका ये कर देंगे वो कर देंगे, तो प्लीज़ वो मत करिएगा। उसमें फालतू अपना पैसा मत वेस्ट करिए। वो आपका पैसा वेस्ट करेंगे और कुछ भी फालतू सा बना कर दे देते हैं आपको। तो प्लीज़ मत करिएगा ये। ओके, लास्ट में हमारा सूरज तो बोल रहा था ये हल्का सामफांग के बारे में आपने पहले भी पूछा था। हाँ। उस वीडियो में नया वीडियो कुछ देखा नहीं देखा? सर बिल्कुल हरक संपन्न जी जो इतना अच्छा काम कर रहे हैं सर, उनके बारे में जानकर बहुत ही अच्छा लगा कि इतना अच्छा मिलना भी चाहेंगे सर से। बिल्कुल बिल्कुल मिलना चाहेंगे। और शायद हम साथ में मिलकर भी कुछ अच्छा एक इनिशिएटिव ले सकते हैं कंट्री के लिए। और ये सिनेमा भी उनको दिखाना चाहेंगे। हाँ बिल्कुल दिखाना चाहेंगे। कहीं उनकी जो विजन है सर, वो इस सिनेमा से, हाँ वो विजन है सर। विजन है, बिल्कुल है। वो कनेक्ट कर पाएंगे सर। अभी आप किसी टाइम में बोल रहा था ये काठमांडू जब बालन साहब मेयर बन के आए थे तो बालन सिटी बोलता था काठमांडू को। तो आप बालन के सिटी में रह रहे हैं, सही है? हाँ। तो बालन के साथ मिलने का कुछ दिल है नहीं है? सर उनके रैप के बारे में थोड़ा बहुत सुना है। और रैप बैटल कभी देखा है? नहीं, हाँ मतलब देखना चाहूंगी अगर अपॉर्चुनिटी मिली तो बिल्कुल। तो बालन शाह का सर सबसे अच्छी बात यह है कि वो उन्होंने खुद सिविल इंजीनियरिंग की सर, बहुत ही पढ़े लिखे हैं। और जब एक पढ़ा लिखा आदमी पॉलिटिक्स में आता है ना सर, तो उसको जड़ पता होती है कुछ ना कुछ। हाँ चेंजेस ले। हाँ, और वो इतने पढ़े लिखे हैं सर, तो उन्हें पता है कि यार ग्रास रूट लेवल पे प्रॉब्लम क्या है। तो वो एक इम्पैक्ट एक पढ़ा लिखा आदमी ला सकता है। तो वो चीज़ उनके गानों में भी दिखती है, उनके लिरिक्स में भी दिखती है। आपने देखा है वो गाना? जी जी सर देखा मैंने, और उनके स्पीचेस भी देखा है आपने नेपाल में? जी जी सर। तो मैं उनको फॉलो भी करता हूँ सर सोशल मीडिया पे, और उनको रेगुलरली देखता हूँ। और अभी वो फॉलो करके भी रखा है? जी जी जी। आपने फॉलो किया है? नहीं सर अभी तो नहीं किया मैंने, लेकिन बिल्कुल करूंगी मैं। करना है आपको नेपाल में। बहुत अभी तो 2 दिन हुए ना सर, अभी बहुत कुछ नेपाल में एक्सप्लोर भी करना है। और क्या काफी पता लोग कल ससुराल ही बना सकते। किसे पता सर। ऊपर वाले में छोड़ दो। सब ऊपर वाले पे छोड़ दिया है अभी तो। ओके, सबको मैं भी बताना चाहता हूँ, अभी नेपाली में बोल रहा हूँ मैं। 19 दिसंबर 2025 मा उहाँहरूको मिलियन्स भ्युज, पुस 4 गते मिलियन भ्युज नेपालको सिनेमा घर घरमा आउँदैछ। हेरेर कस्तो हुन्छ प्रतिक्रिया दिनु होला। ओके, फिर मिलेंगे हम। थैंक यू। उनको तो चैलेंज दिया है आपको मैंने। चैलेंज दिया है सर, चैलेंज एक्सेप्ट किया है। अभी अपना इंट्रोडक्शन तो बोल के ही दिखाऊंगी मैं आपको। एक मेरा प्रश्न जाते जाते अंतिम में, थोड़ी देर पहला एक हमारा नेपाल का चर्चित हीरो जय किशन बस्नेत के साथ मैंने फोटो देखा था। क्या बात है, कभी आप लोग सिनेमा कर रहे हैं या क्या है? मैंने देखा फोटो। अरे बाप रे सर आज हमारा प्रेस कॉन्फ्रेंस था मिलियन व्यूज के लिए। और लकीली हम लोग सर से जय किशन सर से मिल पाए।
और ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। और आपने मुझमें कान में आके बोले थे एक बहुत हैंडसम है। सर तो हैंडसम है सर, एकदम बहुत ही अच्छे इंसान भी है, वेरी जेंटल पर्सन, वेरी रिस्पेक्टफुल पर्सन, एंड लुकिंग फॉरवर्ड कभी फ्यूचर में अगर हुआ तो हम बिल्कुल सर के साथ काम करना चाहेंगे। और बहुत बहुत ही अच्छे इंसान है वो, तो बहुत अच्छा लगा सर से मिलकर। मतलब आपका ये मैसेज हम जय किशन बस्नेत के साथ पहुंचाएंगे। बिल्कुल सर, प्लीज कल पहुंचाइए। इंटरव्यू है ना, कल बोलेंगे उनको। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया Thank you, आपको thank you. नेपाल में फिर भी Thank you. वेलकम है। सही है, Thank you. ऐसे अच्छा से रहिए, जी। आपका फिल्म सक्सेस के लिए हम अग्रिम आपको शुभकामना विशेष देता है। सही Thank you, मेरा thank you, sir. हिंदी थोड़ा हुई कि अरे कोई सर, बात बहुत नहीं, अच्छी बहुत बात अच्छी है। बात, आप बहुत बहुत अच्छी अच्छा बात। हिंदी बोल रहे हो। अभी मेरे लिए चैलेंज हो गया कि अभी मैं कितनी अच्छी नेपाली बोलूंगी। जी। अच्छा, आपको सिखाएंगे कुछ बात। हाँ, हाँ। मेरो सिनेमा मेरो सिनेमा 100 मिलियंस बिलियन व्यूज। मिलियन Million व्यूज, views. मिलियन व्यूज। आउँदो सिखाता है। आउँदो आउँदो पुस 4 गते उस सार गते, पुस 4 गते उस सार गते आउँदैछ। आउँदैछ। हेरिदिएर हाँ? हेरिदिनु होला, हरिद्वार। हेरिदिनु होला, हेरिदिनु होला, माया गरिदिनु होला। माया गरिदिनु होला। माया गरिदिनु होला। प्यार मलाई- गरिदिनु होला। होइन? तपाईँहरू मलाई नेपाली जनता की मलाई- प्यार कर देना। मलाई नेपाली केटाहरू अब मलाई नेपाली केटाहरू मलाई मलाई नेपाली केटाहरू केटाहरू राम्रो लाग्छ। राम्रो लाग्छ। लाग्छ। इसका मतलब ये है मुझे नेपाली लड़का लोग अच्छा लगता है। ओके, नहीं, थोड़ा sir. सा मैंने किडिंग। थ्याङ्क यू सो मच। थैंक यू सो मच।